बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाप के इंतकाल के बाद ताया ने मेरी जमीनों पर कब्जा कर लिया और मुझे तालीम दिलाने के बजाय अपने डेरे पर मवेशी चराने और हल चलाने पर लगा दिया। ताया का बेटा शहर में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारता रहा, जबकि मैं रातों को लालटेन की रोशनी में खेतों में छुपकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल करता रहा। आज ताया के डेरे पर बहुत बड़ी महफिल थी, क्योंकि उनका बेटा बैरून मुल्क से डिग्री लेकर लौटा था और सब मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर का इंतजार कर रहे थे ताकि ताया अपनी जमीनों के कागजात पक्के करवा सके। जैसे ही गार्ड्स के साथ मेरी गाड़ी रुकी और मैं उतरा तो ताया के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो जमीनों का हिसाब लेने वाला अफसर मैं ही था। मेरे अब्बा की कब्र की मट्टी अभी गीली ही थी जब सब लोग मुझे वहां छोड़कर अपने अपने घरों को लौट चुके थे। मैं गम से निढाल अपने अब्बा की कब्र पर आंसू बहा रहा था। कब्रिस्तान में सिर्फ मैं था, ताया थे और उन जमीनों का जिक्र जो मेरे अब्बा की कुल कायनात थी और मेरा मुस्तकबिल। उनके साथ साथ एक ऐसा दिलासा भी था जिसने मेरी जिंदगी की भागदौड़ का सहारा बनने का वादा किया था। घबराओ नहीं, आज से तुम अकेले नहीं हो, आज से मैं तुम्हारा बाप हूँ। अब्बा की कब्र के साथ लिपटकर मैं ज़ारो कतार रो रहा था जब किसी के दिलासे और शफकत भरे हाथ से मैंने तहफ़्फ़ुज़ महसूस किया था। ताया अब्बा, ये सब क्या हो गया? अब्बा भी अम्मा की तरह मुझे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मैं तड़प कर अपने ताया से लिपट कर रोने लगा। मत रो मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ। तो अकेला कहाँ है? मैं हूं ना तेरा ताया अब्बा। आज से मैं तेरा ख्याल रखूंगा, एक बाप बनकर मैं तुझे पालूंगा। मैं उस वक्त उम्र के उस हिस्से में था जहां लोगों की पहचान करना मुमकिन नहीं होता। कम उम्री में मैं ये नहीं समझता था कि कुछ अपना होने का दावा करते हैं, मगर दर हकीकत वो अपने होते नहीं। बाप होने का दावा करके कभी लोग किस्मत में हमेशा के लिए यतीमी का टैग लगा देते हैं। मैं इतना छोटा था कि ताया अब्बा की शफकत की वजह जान ही नहीं पाया था। नहीं जानता था कि जो आज दुनियादारी के लिए मुझे यतीम के साथ खड़े हैं, हकीकत में वो अपने मफाद के लिए मेहनत कर रहे हैं। किसी भी चीज की लालच एक अच्छे खासे इंसान को खुदगर्ज बना देती है। अब्बा के जाने के बाद मेरी जिंदगी का हर फैसला ताया अब्बा का था। बड़ी अक्लमंदी और चालाकी के साथ मेरे हिस्से की जमीनों पर कब्जा कर लिया गया। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, अगर मेरे शौक को रद्द करते हुए मेरे हाथों में बैलों की रस्सियां और जमीन की काश्तकारी की जिम्मेदारी थमा दी गई। बाप बनने का सबसे पहला फर्ज जो ताया अब्बा ने अदा किया था, उस फर्ज का आगाज मेरे मुस्तकबिल की मुकम्मल तबाही से किया गया था। एक तरफ अपने बेटे के लिए आला तालीम का इंतखाब किया गया, दूसरी तरफ मेरा बाप बनते हुए मेरे हाथों में खेतों की बागदौड़ दे दी गई। उस वक्त मैं तन्हा था, इतनी समझ बूझी नहीं रखता था, खुद के लिए कुछ कर नहीं सकता था, न लड़ सकता था, न अपनी आवाज उठा सकता था। अगर आवाज बुलंद करता तो शायद हमेशा के लिए मेरी आवाज को दबा दिया जाता, मुझे खामोश करवा दिया जाता। किस्मत का खेल तो बहुत निराला था और इस खेल को मैंने अपनी किस्मत का फैसला समझकर मान भी लिया था। मवेशियों की घंटियों का शोर, खेतों में हल चलाना और जानवरों को चराना, मेरे लिए बस इन्हीं कामों का इंतखाब किया गया था। मेरे बार बार कहने पर कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरी पढ़ाई पर बाद में पढ़ लेना कहकर तसल्ली दे दी गई। अपने बेटे के हाथ में इल्म की शम्मा देकर मेरे हाथ में हल और जानवरों की रस्सियां पकड़ा दी गई। सुबह होते ही मवेशी, दिन सारा खेतों में, शाम डांट में और रात सारे दिन की थकन में गुजर जाती। जब मैं अपने इर्द गिर्द का माहौल देखता तो दिल खून के आंसू रोता था। ताया अब्बा के इकलौते बेटे के हाथ में मोबाइल और टीवी का रिमोट हर वक्त रहता और मेरे हाथ में सारे दिन की गई मेहनत से बने छाले होते। वो शहर के एक बहुत बड़े नामवर स्कूल में जाता और मैं सारा दिन मवेशियों के पीछे। जब मैंने सवाल किया कि मुझे भी पढ़ना है, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करनी है, मेरे अब्बा का ख्वाब था कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनूं, मुझे भी भाई की तरह शहर के बड़े स्कूलों में तालीम हासिल करनी है, तो एक जोरदार थप्पड़ के साथ जवाब मिला, जो काम तुम्हें सौंपा है उसे ईमानदारी से निभाओ। खेतों की मिट्टी ही तुम्हारी तालीम है, इसी मिट्टी पर अपनी ख्वाहिश को पूरा करो। तुम जैसे बच्चों के नसीब में जमीन पर लिखना ही होता है, कागज पर लिखना तुम जैसे बच्चों की बस की बात नहीं है। ये जुमला मुकम्मल करके मेरी पूरी जिंदगी को इस जुमले में कैद कर दिया जाता और मैं बेबस लाचार इस जुमले के एक एक लफ्ज पर रोशनी डालकर इसे समझने की कोशिश में लगा रहता। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। उन जुमलों को सुलझाते सुलझाते मैंने अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला खुद से ही कर लिया था। मैंने अपने दिल से तहैया किया कि मैं अपनी जिंदगी को यूं जाया नहीं करूंगा। चोरी की गई एक टूटी हुई लालटेन के साथ मैंने अपनी जिंदगी का सही इंतखाब किया। मैंने अपनी पुरानी किताबों की मदद से अपनी तालीम फिर से जारी करने का फैसला किया। सारा दिन गांव में नौकरों की तरह काम करता और रात में खेतों में छुपकर टूटी हुई लालटेन के सहारे कुछ फटी पुरानी किताबों से मैं इल्म सीखने लगा। जहां सारा दिन मेरे हाथ पांव मुशक्कत करते, वही रात के अंधेरे में अपनी किताबें लिए पढ़ता रहता, सबसे छुपकर, सबसे अनजान होकर। कभी कभी दिल भर आता तो वो गम आंसू बनकर मेरी आंखों से टपकने लगते थे। कभी आंसू किताबों के पन्नों पर, तो कभी गले में पहनी हुई खस्ता हालत शर्ट पर गिरते, तो सामने रखी किताब के तमाम हुर्फ धुंधला से जाते। मैं अपनी आंखें साफ करता और अपने ख्वाबों को उजाला देता।
इर्द गिर्द का माहौल सोया होता और मेरी आंखें इस आस पर जाग रही होती कि मैं एक न एक दिन इस मकाम पर पहुंच जाऊंगा कि अपने साथ किए गए हर जुल्म का बदला ले सकूं, अपने हक के लिए लड़ सकूं। यही एक जज्बा था जिसने मुझे कभी हारने नहीं दिया था। गांव के एक मास्टर ने मुझे यूं मेहनत करते कई दफा देखा था। स्कूल से रिटायर्ड उस्ताद मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए था। एक दिन खेतों में छुपकर मुझे पढ़ते हुए देखा तो कहने लगा, तू एक किसान, एक चरवाहा नहीं है, बल्कि एक तालिब इल्म है। वही रिटायर्ड उस्ताद मेरे मुस्तकबिल की पहली सीढ़ी का सहारा बना था। उसने मुझे सिखाया कि इल्म की ताकत वो खामोश ताकत है जिसके साथ हम हर जंग लड़ सकते हैं। ये ताकत खामोश जरूर होती है लेकिन कमजोर नहीं होती। मैं अपने मुस्तकबिल के लिए कोशिश कर रहा हूँ। जब ये खबर तायाबा तक पहुंची तो मुझे बहुत मारा पीटा गया। मेरी सारी किताबें मेरा मुस्तकबिल समझकर जला दी गई। वो रात मुझ पर कयामत की रात थी। मैं सारी रात एक कैद खाने में आंसू बहाता रहा, भूखा प्यासा। कई दिन तक मैं आंखों के सामने उजाले को तरस गया था। अंधेरी काल कोठड़ी में मुझे कैद कर दिया गया था, मगर मैंने फिर भी हिम्मत न हारी। मैंने उसे किस्मत का फैसला नहीं समझा था। मैं खुद के साथ जंग लड़ता गया और मैंने इस चिंगारी को बुझने नहीं दिया था। मैं जानता था कि अगर ये चिंगारी मेरे अंदर कहीं बुझ गई तो मेरे अंदर का जज्बा भी खत्म हो जाएगा। मैं उस कैद से कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा और अपनी जंग बिना लड़े ही हार जाऊंगा। बस इसी जज्बे ने मुझे हिम्मत और हौसला दिया और एक मौका देकर मुझे उस कैद खाने से भागने का रास्ता दिखाया। एक गहरी रात जब सब मुझसे बेखबर होते हुए अपनी नींदें पूरी कर रहे थे, मैंने अपना गांव छोड़ा था, ये सोचते हुए कि मैं एक दिन वापस जरूर लौटूंगा और तायाबा से अपनी जमीनों का हिसाब लूंगा, अपने साथ किए गए हर जुल्म का जवाब मांगूंगा। घर से उठते हुए कदम ये नहीं जानते थे कि मंजिल क्या है। हाँ, मैं इतना जरूर जानता था कि जो कदम मैंने आगे बढ़ाए हैं अब वो मुझे पीछे नहीं हटा सकते थे। कदम को पीछे हटाना मेरी हार थी और मैं हारना नहीं चाहता था। ये सोचते हुए मैं गांव छोड़कर चला गया था कि मेरा पीछे इस गांव में कौन है, कोई भी नहीं। मैंने अपने पीछे गांव में सिर्फ अपने बाप की कब्र और जमीनों का कर्ज छोड़ा था, इस इरादे के साथ कि एक न एक दिन मैं इन सब का हिसाब तायाबा से लूंगा। मैं शहर जाकर रहने लगा। शहर बहुत बेरहम था, मगर एक सच्चाई थी। धोखा था, फरेब था, मगर हकीकत थी। सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। शहर पहुंचकर मेरे लिए दो रास्ते मुंतजिर थे, एक अच्छाई का जिसे मैं अपनाता तो कामयाब हो जाता, और दूसरा रास्ता बुराई का जो कदम बकदम मेरे साथ था। मैं कितना भी हौसला करता, कितनी भी हिम्मत करता, बुराई का रास्ता मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। हर जगह पर मुझे डगमगाने की कोशिश करता। बुराई का रास्ता चाहता था कि मैं अपनी अच्छाई छोड़कर उसे अपनाऊं और अपना मुस्तकबिल, अपनी जिंदगी तबाह कर लूं। ये रास्ता मुझे आसान लगता था। शायद कुछ लम्हों के लिए मैंने इस पे चलने का फैसला भी कर लिया था, लेकिन अपने बाप की कब्र, उस पर बहाए हुए आंसू और कब्र के पास किए हुए तायाबा के झूठे दावे याद आते तो मैं खुद को झिंझोड़ता और कहता, ये मेरी मंजिल नहीं है, मेरी मंजिल तो कुछ और है। बस फिर मैंने सीधे रास्ते का इंतखाब किया और अपनी मंजिल की तलाश शुरू की। तायाबा ने अपने बेटे को पहले शहर में अच्छी तालीम दिलवाई, फिर मजीद आला तालीम के लिए बैरून मुल्क भेज दिया। मैं शहर में धक्के खाकर बड़ा होता गया। फिर एक दिन किस्मत ने ऐसा चक्कर चलाया कि ताया की सारी साजिशें धरी की धरी रह गईं। सब मामलात सुलझ गए। एक लंबी काले रंग की गाड़ी पूरे प्रोटोकॉल के साथ जब गांव में जाकर रुकी, गार्ड्स ने भरे गांव के सामने प्रोटोकॉल के साथ गाड़ी का दरवाजा खोला। तायाबा जो अपने बेटे की मुल्क वापसी पर एक जश्न मना रहे थे और जमीनी कार्रवाई करके सारी जमीन अपने इकलौते बेटे के नाम मुंतकिल कर रहे थे, गाड़ी का दरवाजा खोलते देखा तो खुशी खुशी ये कहते हुए गाड़ी की तरफ आए, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, रेवेन्यू ऑफिसर तशरीफ ले आए हैं, अब सारी जमीनी कार्रवाई करके सब कुछ मेरे इकलौते बेटे के नाम हो जाएगा। तायाबा गाड़ी के सामने खड़े थे। पहले काले शूज नजर आए, क्रीज से प्रेस की हुई पतलून और उस पर जबरदस्त सी बेल्ट। आखिर में वो होनहार चेहरा नजर आया जिसने तायाबा की ही नहीं बल्कि उनके इकलौते बेटे की भी दुनिया हिला कर रख दी थी। मेरा नाम कमाल है, वो कमाल जो अपने माँ बाप की इकलौती और लाडली औलाद था, जिसके नसीब ऐसे थे कि माँ बाप ने हथेली का छाला बनाकर रखा हुआ था और मुकद्दर ऐसे कि जिंदगी ने सांसों को ही खेल बनाकर रख दिया था। ये सब वक्त की बात है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। बचपन से ही मैं अपने हाथों में कलम थामकर टूटे फूटे अल्फाजों का खेल खेलता था। मेरी कम उम्री में अम्मा मेरा पेंसिल के साथ इतना लगाव देखती तो खुशी से मेरा मुंह चूम लेती और मेरी बलाएं लेते हुए कहती, मेरा सरकारी अफसर पुत्र। अम्मा पढ़ी लिखी नहीं थी। जब मैंने होश संभाला था मैंने अपनी माँ को अपने लिए ऊंचे ख्वाब सजाते ही देखा था। अब्बा कारोबारी इंसान थे। गांव में अब्बा की जमीन के नाम पर काफी वसी जायदाद भी थी। अब्बा दो भाई थे। अब्बा छोटे थे और शादी के बाद शहर आकर बस गए थे और ताया अब्बा गाँव में ही रहते थे। ताया अब्बा के ताल्लुकात हमारे साथ कुछ अच्छे ना थे।
अब्बा और ताया अब्बा का एक ही बात पर इख्तलाफ रहता था, और वो इख्तलाफ था जमीनों के बेचने का। अब्बा अपनी जमीनों को अपनी माँ समझते थे और अपनी जमीनों की ऐसी हिफाजत करते जैसे कोई अपनी माँ को इज्जत देता हो। अब्बा के हिस्से में जितनी जमीन आई वो सारी की सारी मेरे दादा की दी हुई थी। मेरे दादा ने अपने दोनों बेटों के दरमियान एक सी जायदाद बांट कर दी थी। अब्बा को दादा जान की तरह अपनी जमीनों से बहुत लगाव था, जबकि ताया अब्बा ने एक एक करके अपने हिस्से की सारी जमीन बेच दी थी। अब ताया अब्बा के पास जमीन का कुछ हिस्सा ही बाकी बचा था। रिश्तेदार सब बातें करते कि चौधरी का छोटा बेटा शहर में रहता है, फिर भी अपनी जमीनों की हिफाजत करता है, मोहब्बत करता है अपनी जमीनों से, और बड़ा बेटा गांव में रहने के बावजूद भी अपनी जमीनें बेच बेच कर खाई जा रहा है। जब ऐसी बातें अब्बा को सुनने को मिलती तो अब्बा परेशान हो जाते और ताया अब्बा को समझाते कि ऐसा मत करें, जमीन बेचना हमारे खानदान में मायूब समझा जाता था। ताया अब्बा सर मारते और कहते कुछ नहीं होता, ये पुराने जमाने के रस्म रिवाज हैं, मैं इन्हें नहीं मानता। यही वजह थी कि अक्सर अब्बा और ताया के दरमियान नाराजगी बनी रहती। ताया अब्बा का भी एक ही बेटा था जो मुझसे 3 साल बड़ा था। ताया अब्बा की तरह राहिल भाई भी काफी सेल्फिश थे। वो भी किसी अपने की कोई बात बर्दाश्त नहीं किया करते थे, हमेशा अपनी मर्जी करते और अपने अलावा सबको हकीर जानते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। मैं 5 साल का था जब अम्मा शदीद बीमार हो गई। मेरी माँ जो दिन रात मुझ पर अपनी जान निछावर करती रहती थी, एक दिन अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। अम्मा के गुजर जाने के बाद अब्बा का दिल भी नहीं लगता था। हर वक्त अम्मा के गम में निठार रहते, कारोबार को भी तवज्जो नहीं दे पाते थे। यही वजह थी कि आहिस्ता आहिस्ता कारोबार भी ठप होने लगा था। धीरे धीरे शहर का घर भी बिक गया, मगर अब्बा कारोबार को दोबारा संभाल न सके। हालात बहुत खराब होने लगे। तब अब्बा ने वापस अपने आबाई घर में जाने का फैसला किया। वो हवेली जो अब्बा के नाम थी, हमने उस हवेली का रुख किया। हवेली का जो हिस्सा ताया अब्बा के नाम था वो हिस्सा भी अब्बा ने खरीद लिया था, लेकिन अपने बड़े भाई को हवेली से जाने के लिए नहीं कहा था। ताया अब्बा अपनी फैमिली के साथ उसी हवेली में रिहाइश पजीर थे। शहर में रहते हुए गांव में रहना शायद मुश्किल हो, ऐसा मैं सोचता था। अम्मा की मौत ने मुझे बिल्कुल खामोश कर दिया था। समझ से बाहर था कि आखिर मैं अब ऐसे जिंदगी कैसे जीऊंगा, बिना माँ के मैं कैसे रहूंगा। अब्बा ने भी अम्मा के जाने का गम अपने दिल को लगा लिया था। गांव वापस जाने के बाद भी अब्बा की तबीयत नहीं संभली थी। अब्बा तो समझते थे कि गांव जाकर रहने के बाद मुझे जो माँ की कमी महसूस होती है वो पूरी हो जाएगी। ताई अम्मी मेरा उसी तरह ख्याल रखेंगी जैसे कि मेरी अपनी माँ रखा करती थी, लेकिन ये बात हकीकत नहीं थी। हकीकत इससे कुछ अलग थी। ताई अम्मी अब्बा के सामने तो मुझसे बहुत मोहब्बत जताती, लेकिन अब्बा के इधर उधर हो जाने के बाद वो मुझे नफरत की निगाह से देखा करती थी। मैंने जब भी अब्बा को ताई अम्मी की हकीकत बताने की कोशिश की तो अब्बा ने हमेशा मुझे समझाकर बात खत्म कर दी। मैं अब्बा को बताना चाहता था कि ताई अम्मी जैसे राहिल भाई से मोहब्बत करती हैं वैसी मुझसे मोहब्बत नहीं करती। कई बार मैं अब्बा से इस बात पर झगड़ भी पड़ता कि ये घर, ये हवेली हमारी है। हमारे ही घर में रहते हुए ताई अम्मी हर वक्त मुझे यहाँ से जाने का कहती रहती हैं। अब्बा मेरी नादानी और बचपना समझकर मेरी बातों को इग्नोर कर दिया करते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और मैं यूं ही दुत्कार खा खा कर बड़ा हो गया। अभी मैं 7 साल का था जब मेरे अब्बा भी अम्मा को दुख दिल में लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैं इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा हो गया था। अब्बा के जाने का दुख मैंने इस कदर अपने दिलो दिमाग पर लिया था कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहता था। जब अम्मा मुझे छोड़कर गई तब मैं इतना बड़ा नहीं था, इतनी समझबूझ नहीं थी, लेकिन अब्बा के चले जाने के बाद तो जैसे मेरी दुनिया ही अंधेर हो गई थी। सारी जमीन, सारी जायदाद अब्बा ने अपनी जिंदगी में ही मेरे नाम कर दी थी। इस बात का तो अब्बा को भी भरपूर यकीन था कि अगर जमीन या जायदाद की रखवाली ताया अब्बा को देती तो शायद वो ये जमीन और जायदाद भी बेच कर खा जाते। इसी डर से अब्बा ने अपनी जिंदगी में ही सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। अब्बा का इंतकाल हुआ। तदफीन के बाद सब लोग कब्रिस्तान में फातिहा खानी कर रहे थे। मैं अपने अब्बा की ताज़ा कब्र के साथ लिपट कर ज़ारो क़तार आंसू बहा रहा था जब एक शफकत भरा हाथ मेरे सर पर आया। रो मत, तुम्हारा बाप मर गया है तो क्या हुआ, अभी तुम्हारा ताया जिंदा है। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें बाप का प्यार दूंगा, तुम्हारी ताई तुम्हें माँ का प्यार देगी। जो कुछ हो चुका वो सब भूल जाओ। ताया अब्बा का इशारा ताई अम्मी की ज्यादतियों की तरफ था। मेरा दिल उस वक्त सदमे में था। ताया अब्बा का शफकत भरा हाथ मुझे किसी मजबूत सहारे से कम नहीं लग रहा था। सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। मैं और ताया अब्बा कई घंटे अब्बा की कब्र पर बैठे आंसू बहाते रहे। ताया अब्बा मुझे हौसला देते रहे और मैं अपने बाप का सदमा दिल में लिए खामोश बैठा रहा। नहीं मालूम था कि जिंदगी अब मुझसे क्या चाहती है। ऐसा कौन सा खेल बाकी रह गया था जो जिंदगी मुझसे खेलना चाह रही थी। अब्बा की वफात को कुछ ही दिन गुजरे थे कि ताया अब्बा ने बड़ी चालाकी और अकलमंदी का मुजाहरा करते हुए
हवेली और तमाम जायदाद के कागजात अपने नाम लगवा लिए। ये सब कागजात जाली थे। मैं इतनी तो समझ रखता था कि अब्बा ने सारी जमीन और जायदाद मेरे नाम क्यों की थी। इसीलिए मुझे अंधेरे में रखते हुए ताया अब्बा ने हमदर्दी करते हुए सारी जमीन और हवेली धोखे से अपने नाम करवा ली। असल कागजात ताया अब्बा के पास ही थे, इसीलिए अपने नाम कुछ भी मुंतकिल करना उनके लिए मुश्किल नहीं था। कुछ वक्त गुजरा तो मुझसे मेरी किताबें भी छीन ली गई और हाथ में बैल की रस्सी थमा दी गई। मुझे हुक्म दिया गया कि तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे, आखिर को कल को तुमने अपनी जमीनें ही संभालनी है, तो क्यों ना अभी से तुम अपनी जमीनों पर मेहनत करो। राहिल भाई मेरे सामने पढ़ाई करते और तरह तरह के तरीकों से मुझे चढ़ाते। मैं बेबस लाचार अपने साथ होता जुल्म देखकर खामोश रह जाता। इर्द गिर्द के लोग जानते थे कि ताया अब्बा मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, लेकिन ताया अब्बा ने चौधरी की जगह संभाल ली थी। पंचायत के चौधरी बन बैठे थे, इसीलिए कोई भी ताया अब्बा के सामने आवाज नहीं उठाता था। मैं अगर कभी किसी बात की जिद करने की कोशिश भी करता तो मुझे उस जिद का हर्जाना अदा करना पड़ता। ताया अब्बा की मार खा के, ताई अम्मा की धुतकार हासिल करके और राहिल भाई की नफरत भरी निगाहों का सामना करके दिन रात में कामों में मसरूफ रहता। सुबह होते ही खेतों में हल चलवाने का काम लिया जाता, शाम को हवेली और राहिल भाई के खास काम मुझसे लिए जाते। रात जब थक हार कर मैं अपने बिस्तर पर जाता तो तरह तरह की सोचें और मेरा उजड़ता मुस्तकबिल मेरे सामने आ खड़ा होता और मैं तकिए में मुंह देकर अपनी हार का मातम मनाने लगता। मैं उस वक्त को याद करता जब मेरी माँ मुझे दुआ दिया करती थी, मेरा अफसर पुत्र एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा। मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर होने लगे थे। मुझसे मेरी तालीम छीन ली गई थी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता था। जब मैंने इस बात को महसूस किया कि मेरे इर्द गिर्द रहता कोई भी रिश्ता मेरे साथ मुखलिस नहीं और मेरे साथ ज्यादती पर ज्यादती हो रही है, तो मैंने खुद को हिम्मत दी। मैंने हार नहीं मानी और अपने दिल से इस बात को कबूल किया कि मैं कोई जरखरीद गुलाम नहीं हूं जो सारी जिंदगी ताया अब्बा के इशारों पर गुजार दूं। ये मेरी जिंदगी है, मेरे माँ बाप का दिया हुआ वो तोहफा जिसे मैं फरामोश नहीं कर सकता। ये सब कुछ मेरा है जिस पर ताया अब्बा किसी सांप की तरह फन फुलाए बैठे हैं। मुझे ये सब कुछ वापस हासिल करना है। यही सोचते हुए मैंने हिम्मत बांधी और अपनी फटी पुरानी किताबों का सहारा लिया। सारा दिन कामों में गुजर जाता, रात जानवरों के साथ डेरे पर गुजर जाती। मैंने कबाड़े की दुकान से एक लालटेन चुराई। कोई नहीं जानता था कि मैंने ये गुनाह किया है। इस गुनाह की माफी मैंने अपने खुदा से मांगी और अपने लिए एक अच्छे रास्ते का चुनाव किया। मैं चोरी चोरी सबसे नजरें बचाकर अपनी तालीम जारी कर चुका था। कोई नहीं जानता था कि जहां मैंने इल्म हासिल करना छोड़ा था वहीं से मैंने अपनी शुरुआत की थी। और रोजाना रात को जब सारा गांव सो जाता, मवेशी थक हार कर आराम करने लगते, तब मैं टूटी फूटी लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। मैं जानता था कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर कभी ताया अब्बा या किसी और को भनक भी पड़ गई इस बात की कि मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, तो ये लोग मेरा क्या हासिल करेंगे। मैं सब कुछ जानता था, खौफ भी था इस बात का। लेकिन जब मैं अपने माँ बाप के ख्वाब के बारे में सोचता तो मेरा खून खौल उठता और मेरे अंदर अपनी पढ़ाई करने का जज्बा उभर आता। यूं ही चोरी चोरी में पढ़ाई करता रहा और पास के एक स्कूल में जाकर पेपर्स भी देता रहा। किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन जब मैंने पेपर दिए तो आधे से ज्यादा गांव ये जान चुका था कि मैं चोरी छुपे पढ़ाई कर रहा हूँ। सब लोगों ने मेरा साथ दिया। किसी ने ये बात ताया अब्बा तक नहीं पहुंचाई थी, क्योंकि सब जानते थे कि मैं हक के रास्ते पर हूँ और ताया अब्बा लालच में आकर मुझसे मेरा सब कुछ छीनना चाहते हैं। मैंने स्कूल के एक रिटायर्ड मास्टर के जरिए अपनी तालीम को जारी रखा। वो मास्टर जो चोरी छुपे मुझे पढ़ता देखते तो मेरे सर पर प्यार देकर मुझे ढेर सारी दुआएं देते। खेतों में मुझे बैठा देखा तो कहने लगे, तुम खेतों में हल चलाने के लिए नहीं बने, तुम बहुत लायक लड़के हो। तुम्हारे हाथ से इल्म की रोशनी छीनकर खेतों की मेहनत मुशक्कत दे दी गई है, तुम तो बहुत ऊपर जाओगे। मास्टर साहब के दिए गए हौसले और उनका दिया गया साथ मुझे आगे बढ़ने में बहुत हिम्मत देता। मैं खुद से हारना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपना मकसद भूल जाऊं, क्योंकि मैं ये सब जान चुका था कि कौन मेरे साथ कितना मुखलिस है और कितनी देर मुझे अपने साथ लेकर चलेगा। राहिल भाई शहर में तालीम हासिल करते रहे। उसके बाद बैरून मुल्क आला तालीम के लिए चले गए। मुझे एक नाकारा इंसान समझकर ताया अब्बा ने हमेशा के लिए अपने खूंटे से बांध लिया था। फिर एक दिन जब ताया अब्बा को मेरी काबिलियत के बारे में पता चला, उन्हें ये जानकर बहुत तैश आया कि मैं उनके मना करने के बावजूद भी अपनी तालीम जारी रखे हुए हूँ। ताया अब्बा ने न सिर्फ मेरी सारी किताबें फाड़ी, बल्कि मुझे बेपनाह पीटा भी और एक काल कोठड़ी में मुझे कैद कर दिया गया, ये कहते हुए कि जब तक तुम्हारे सर से इस पढ़ाई का भूत नहीं उतरेगा, तुम बिना कुछ खाए पिए इसी जगह कैद रहोगे। आज मैं बहुत रो रहा था। मुझे अपने माँ बाप की याद आ रही थी। मैं ज़ारों कतार अपने माँ बाप को याद कर रहा था। मेरे दिल में ताया अब्बा और उनकी फैमिली के लिए कुछ अच्छे ख्यालात नहीं थे। काफ़ी दिन मुझे उस कैद खाने में कैद रखा।
फिर एक दिन किस्मत ने मुझे मौका दिया और मैं उस कैद खाने से भाग निकलने में कामयाब हो गया। मैंने जब गांव से शहर जाने के लिए कदम उठाए तो मेरा साथ मास्टर रफीक ने दिया। मास्टर रफीक के जरिए मैं गांव से भागने में कामयाब हुआ। शहर की रंगीनियां और रोशनियां बहुत खतरनाक थी। एक लम्हे के लिए तो मुझे यूं लगा जैसे मैंने गांव से कदम उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मास्टर रफीक का साथ और उनका शफकत भरा हाथ हमेशा मेरे सर पर रहा। गांव में रहते हुए भी मास्टर रफीक ने शहर में मुझे बहुत अच्छी तरह से संभाला था। मेरी हर हरकत पर उनकी नजर होती थी। वो जब भी मुझसे मिलते एक ही बात करते, देखो कमाल, अल्लाह ने तुम्हें ये मौका दिया है, इसे कभी भी अपने हाथ से गंवाना नहीं। शहर की रंगीनियों में कभी खुद को मत भूल जाना। तुम्हारा मकसद क्या है, यह मकसद हमेशा याद रखना। तुम्हें पढ़ लिख कर वो अफसर बनना है जिसे देखकर तुम्हारे दुश्मनों की बुनियादी तक लरज उठे। जब कभी मायूस होकर मेरे कदम डगमगाने लगते तो मास्टर रफीक मेरा साथ देते। अपने हाथों से, अपनी शफकत से, अपनी मोहब्बत से वो मुझे समझाते कि मेरे लिए कौन सा रास्ता ठीक है। मेरा मुस्तकबिल बनाने का ठेका मास्टर रफीक ने उठा लिया था। मुझे इस बात की खुशी थी कि मास्टर रफीक गैर होकर मेरा इस कदर साथ दे रहे, और इस बात का दुख था कि मेरे अपने महज जायदाद के लालच में मेरा पूरा मुस्तकबिल तबाह करने का इरादा रखते थे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। मेरे नसीबों में पढ़ाई थी, इसीलिए ताया अब्बा के लाख चाहने के बावजूद भी मैं अपनी तालीम मुकम्मल करने में कामयाब हो गया। मैंने दिन रात शहर में मेहनत की, अपनी फीस भरी और अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करने में जुटा रहा। कभी कभी मुझे अपना गांव बहुत याद आता, और जब भी मैं अपने गांव जाने की बात करता तो मास्टर रफीक मुझे मना कर देते। कहते, जब तक तुम्हारे हाथ में कोई पावर नहीं आ जाती और तुम अपने ताया अब्बा के साथ लड़ने के काबिल नहीं हो जाते, तब तक गांव का रुख मत करना। अगर तुम गांव आए तो तुम्हारा ताया तुम्हें जान से मरवा देगा, फिर मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मैं बहुत रोता और कहता कि मुझे मेरे बाप की कब्र पर जाना है, वहां जाकर उन्हें बताना है कि क्या क्या जुल्म ढाए गए हैं मुझ पर। मास्टर रफीक अब्बा की बेशुमार तारीफ करते हुए मुझसे कहते, परेशान मत हो, तुम्हारे बाप जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं था। तुम्हारे बाप के बहुत एहसानात थे मुझ पर, इसीलिए मैंने हमेशा तुम्हें सिर्फ समझाया ही है, और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी इस मेहनत का फल कामयाब होकर दो। मैंने मास्टर रफीक की हर बात पर अमल किया और फिर उस मकाम पर पहुंचा जहां मुझे मेरी माँ और मास्टर रफीक देखना चाहते थे। आज गांव में बहुत बड़ा जश्न था। पूरा गांव रोशनियों से सजा हुआ था। वो हवेली जो मेरे अब्बा की हुआ करती थी आज रोशनियों से जगमगा उठी थी। मुझे मालूम हुआ कि मेरा इकलौता कजन राहील बैरून मुल्क से वापस लौट आया है। उसके पास आला तालीम की डिग्रियां तो नहीं थी, क्योंकि बाहर जाने के बाद राहील भाई उल्टे कामों में पड़ गए थे। कोई बुराई ऐसी नहीं थी जो राहील भाई में पाई न जाती हो। अब दुनिया को मुंह भी तो दिखाना था। ताया अब्बा ने राहील भाई को वापस इसीलिए बुला लिया कि वहां रहकर मजीद खराब होने से बेहतर है कि अपने गांव वापस लौट आए और आकर सारी जायदाद और जमीनें संभाले। वो जमीनें जिन पर राहील भाई का तो दूर दूर तक कोई हक नहीं था। वो हवेली जिस पर ताई अम्मी और ताया कब्जा जमाए बैठे थे, वो सब कुछ तो मेरा था। लेकिन ताया अब्बा ने अपने दिल में ये बात बिठा ली थी कि गांव से भागने के बाद मैं पलटकर कभी वापस नहीं आऊंगा। इसीलिए सब कुछ उन्हीं का है, ये सोचते हुए ताया अब्बा ने आज बहुत बड़ा जश्न रखा था। बहुत बड़े बड़े नामवर लोग इस जश्न में शामिल थे। ताया अब्बा ने शहर से एक रेवेन्यू ऑफिसर को बुला रखा था ताकि सारी जायदाद अपने इकलौते बेटे के नाम कर दी जाए। वो जमीन जो सारी मेरे बाप की थी, वो सारी की सारी जमीन ताया अब्बा आज राहील भाई के नाम करने वाले थे। यहाँ तक कि हवेली के कागजात भी राहील भाई के नाम कर दिए जाने का फैसला हो चुका था। गांव के कुछ लोग ये बात सुनकर बेहद परेशान थे। कुछ ने आवाज उठाने की भी कोशिश की, लेकिन ताया अब्बा की सख्ती ने उनका मुंह बंद कर दिया था। ताया अब्बा अपने खूनी रिश्तों के साथ मुखलिस नहीं थे तो गांव वालों का क्या एहसास करते। इसी वजह से गांव वाले ताया अब्बा के जुल्म सितम से घबराकर सच्चाई का साथ देने से गुरेज करते थे। हर तरफ गुलाब के फूलों की पत्तियां बिखरी हुई थी। राहील भाई की आमद ने पूरे गांव में तहलका मचा रखा था। हर कोई दूर दूर से राहील भाई को देखने के लिए आ रहा था। तभी एक लंबी काले रंग की गाड़ी आकर रुकी और ताया अब्बा का इंतजार खत्म हुआ। मुस्कुराते अपने बेटे की बधाई लेते हुए ताया अब्बा ने सबसे कहा, ले, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। जिनका हमें इंतजार था वो आ गए। देखो, वो काली लंबी गाड़ी रेवेन्यू ऑफिसर की है। अब वो यहाँ तशरीफ लाएगा और सारी जमीनें और सारी जायदाद कागजाती तौर पर राहील के नाम हो जाएगी। अब ये लोग बात ही कर रहे थे कि गाड़ी से एक होनहार, खूबसूरत और दिलकश लड़का बाहर निकला। ताया अब्बा खुशी खुशी गाड़ी की तरफ लपके, आइए, हमें आपका बेसब्री से इंतजार था। इतना कहते हुए ताया अब्बा ने जब उस लड़के के चेहरे पर नजर डाली तो ताया अब्बा के होश ही उड़ गए। एक अजीब सी चीख उनकी हालत में कहीं अटक कर रह गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खून खून को पहचानता है,
चाहे फिर कितना भी अपने खून का दुश्मन क्यों ना हो। ताया अब्बा भी मुझे पहचान चुके थे। मेरे चेहरे पर इत्मीनान और हल्की सी मुस्कुराहट थी। ये मुस्कुराहट मेरी जीत की थी। जो हार ताया अब्बा ने मेरे नसीबों में लिखने का फैसला किया था, मैंने उस हार को धुतकारते हुए अपनी जीत को पा लिया था। आज मैं अफसर बनकर ताया अब्बा की आंखों के सामने खड़ा था। जिस लड़के पर ताया अब्बा ने पानी की तरह पैसा बहाया कि वो किसी मकाम पर पहुंच जाए, आला तालीम के लिए बैरून मुल्क भेजा, आज वो एक नाकारा इंसान बना मेरे सामने खड़ा था। और जिस पर ताया अब्बा ने जुल्म सितम की हद कर दी थी और चाहा था कि कभी इल्म की शम्मा इस बच्चे के हाथ ना आए, आज अल्लाह के फजल से और अपनी माँ और अब्बा की दुआओं से वो बच्चा कामयाबी हासिल किए ताया अब्बा की आंखों के सामने खड़ा था। ताया अब्बा मुझे देखकर ठिठर कर रह गए। ये सब कैसे मुमकिन है? तुम कैसे इतने बड़े अफसर बन सकते हो? मैंने तो तुमसे तालीम के सारे जरिए छीन लिए थे, फिर ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ताया अब्बा की ना सिर्फ आंखों में बल्कि जबान पर भी ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब देना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं ताया अब्बा की किसी भी बात पर कोई जवाब नहीं देना चाहता था। जमीन के सारे कागजात अपने हाथ में लेते हुए मैंने बुलंद आवाज से कहा, आज ये जमीन, ये हवेली, सारी जायदाद असल में जिसकी है उसके नाम कर दी जाएगी। इन सब का वारिस हकीकत में जो है वो आज ये सब कुछ अपने नाम कर लेगा। मेरी बात सुनते ताया अब्बा का खून खौलने लगा। राहिल मेरी तरफ लपका। मेरे साथ खड़े गार्ड्स ने राहिल का गिरेबान पकड़ते हुए पीछे को धक्का दिया। वो दूर जाकर गिरा था। मेरे साथ खड़ी सिक्योरिटी से ताया अब्बा मेरी अहमियत को तो बहुत अच्छी तरह समझ गए थे। वो ये जान चुके थे कि आज कमाल वो मासूम बच्चा नहीं है जिस पर जैसे चाहा ताई अम्मी और ताया अब्बा ने जुल्म ढाया। आज मैं वो नन्हा बच्चा नहीं था जिसके हाथ से किताबें छीनकर काश्तकारी की जिम्मेदारी थमा दी गई थी। आज मैं कमजोर नहीं था, मैं खुद की हिफाजत कर सकता था। आज मेरा मकाम ऐसा था कि कोई मुझ पर उंगली तो दूर की बात, बुरी नजर भी डालता तो मेरे इर्द गिर्द मेरी हिफाजत के लिए खड़े लोग उसकी आंखें तक नोच लेते। मैंने जितनी मेहनत की थी आज वो मेहनत रंग ले आई थी। हर बंदा ताया अब्बा के लालच को देखते हुए तौबा तौबा कर उठा था। सब राहिल की हरकतें जानकर हैरान थे। कोई भी बंदा अपने गांव की बागदौड़ राहिल के हाथों में देने के लिए तैयार नहीं था। मैंने अपनी कार्रवाई की। तमाम जायदाद, हवेली, जमीन, सब कुछ हकीकत में जिसकी थी उसके नाम की। सब कुछ मेरा था। मैंने सब कुछ वापस हासिल कर लिया। ताया अब्बा को कई साल की कैद हुई। गलत तरीके से सब कुछ हथियाने के जुर्म में ताया अब्बा को जेल जाना पड़ा। ताई अम्मी अपना दिमागी तवाजुन खो बैठी थी। राहिल पहले उल्टे कामों में था। ये सब होने के बाद मजीद बिगड़ चुका था। हवेली खाली हो चुकी थी। मैंने हवेली में एक शानदार स्कूल बनवाने का फैसला किया। ऐसा स्कूल जहां पर गांव का हर बच्चा मुफ्त तालीम हासिल कर सकता था। मैंने अपने गांव को शहर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अपनी पहुंच के मुताबिक मैंने पूरे गांव को बदल कर रख दिया था। वो जमीनें जिनकी लालच में ताया अब्बा इस हद तक गिरे थे, उन जमीनों पर मैंने जरूरतमंदों को काश्तकारी करने का मौका दिया। पूरा गांव मेरे पीछे खड़ा था। मेरी तरफ कोई आंख उठती तो पूरा गांव वो आंख निकालने को तैयार हो जाता। सब लोगों ने मेरी हिम्मत और हौसले की दाद दी। हर कोई मुझे इस मकाम पर देखकर बहुत खुश था। वो हस्ती जिसने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया था, मैं चाहकर भी उनकी उस नेकी का बदला नहीं उतार सकता था। मास्टर रफीक ने एक हारे हुए बच्चे को सहारा देकर इस मकाम तक पहुंचाया था। उनके अपने ऊपर किए गए हर एहसान का बदला मैंने बखूबी उतारा था। फिर भी मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता था कि जो मास्टर रफीक ने मेरे लिए किया, मैंने उसका 1% भी एहसान उतारा हो। मास्टर रफीक के लिए मेरे दिल में जो इज्जत और एहतराम था वो कोई नहीं जान सकता था। मैंने हर वो काम किया जो मास्टर रफीक अपने गांव में करवाना चाहते थे। दुश्मन अपने अंजाम को पहुंच चुके थे। मैं अपने गांव को तरक्की के रास्ते पर गामजन कर चुका था। मास्टर रफीक की इकलौती बेटी रेहाना, जो कि पढ़ी लिखी थी लेकिन मोटापे की वजह से उसकी उम्र गुजर चुकी थी, वो उम्र में मुझसे काफी बड़ी थी और मोटापा होने की वजह से उसका रिश्ता कहीं नहीं होता था। मैंने मास्टर रफीक की सबसे बड़ी परेशानी आज हल कर दी थी जब रेहाना का रिश्ता मास्टर रफीक से मांगा था। मेरी बात सुनकर मास्टर रफीक की आंखें भर आई थी। रेहाना तुमसे 20 साल बड़ी है, लोग क्या कहेंगे, कैसे गुजारा करोगे? ऐसे कई सवाल थे जिनका जवाब देते हुए मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और मास्टर रफीक से उनकी बेटी का हाथ अपने लिए मांगा। मैंने रेहाना को अपनी शरीके हयात बनाया और अपनी जिंदगी का आगाज किया। मास्टर रफीक मेरे इस अमल से बेहद खुश थे। उन्हें जिंदगी में कोई दुख या तकलीफ नहीं थी, जो थी तो सिर्फ अपनी बेटी की। आज वो तकलीफ भी अल्लाह के हुक्म से दूर हो चुकी थी। रेहाना मुझसे 20 साल बड़ी थी। इसके बावजूद भी रेहाना ने मुझे वो मकाम दिया जो एक शौहर का होता है। प्यार, मोहब्बत और इज्जत, मुझे सब कुछ मिला था। कुछ अरसा गुजरा तो अल्लाह ताला ने मुझे साहिब औलाद भी कर दिया। मुझे 2 जुड़वा बेटों से भी नवाजा। अपनी कहानी बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि जालिम जब जुल्म करता है तो वो समझता है कि उसकी रस्सी कभी नहीं खींची जाएगी। वो आज़ाद है
जो चाहे वो कर सकता है। जालिम खुद को वक्त का खुदा समझता है और गुनाह पर गुनाह करते ही जाता है। कभी खुदा के खौफ से नहीं डरता। वो समझता है कि जो वो कर रहा है वो सब कुछ ठीक है। वो अपना हक समझकर हर गुनाह, हर जुल्म करता जाता है। दर हकीकत वो इस बात से अनजान होता है, बल्कि भूल बैठता है कि उसके ऊपर भी एक खुदा है जिसके कब्जे में हमारी जानें हैं, जो जमीन पर होता हुआ जुल्म ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करता। हर इंसान को अपने किए गए गुनाह की सजा भुगतनी ही होती है। वो ताया अब्बा जो सब कुछ छीन कर भी अपना घर रोशन करना चाहते थे, आज उनके लालच ने सब कुछ अंधेरे में बदल दिया था। उस बेटे के लिए गुनाह कर रहे थे जिसने कभी पलटकर जेल में भी उनका नहीं पूछा था। ताया अब्बा ने अपनी सजा काटते हुए कई बार मुझसे माफी तलब की। कभी कभी दिल करता कि उन्हें माफ कर दूं, लेकिन जब उनके जुल्म याद आते तो दिल सख्त सा हो जाता। आज मेरे पास सब कुछ है, औलाद, घर बार, दौलत, इज्जत, सबसे बढ़कर घर का सुकून, लेकिन फिर भी मेरा दिल बेचैन सा रहता है। मैंने सब कुछ अच्छा किया था, लेकिन एक बात भूल गया था कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी कुछ है जो मुझे सुकून से जीने नहीं दे रहा। उसी सुकून की तलाश में आज अपने अब्बा की कब्र पर गया था, जहां जाकर घंटों गुजारने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरा बाप मुझसे खफा है। ख्वाब में मैंने अब्बा को देखा जो मुझसे शदीद खफा थे, अपने भाई के लिए जो मुझे कह रहे थे कि तुमने अच्छा नहीं किया। ताया अब्बा कहते थे वो बाप से कम नहीं थे। अगर उन्होंने कोताहियां की, गलतियां की, तो तुम कौन सा अच्छा कर रहे हो? कई सालों से मेरा भाई जेल में सड़ रहा है, क्या वो इतना हक नहीं रखता कि तुम उसे माफ कर सको? क्या तुम सब कुछ भुलाकर अपने ताया अब्बा को माफ नहीं कर सकते? मैं हड़बड़ा कर उठा था। आज मुझे अपनी बेचैनी की वजह मालूम हो चुकी थी। मैंने अपने अब्बा के साथ साथ अपने रब से भी माफी मांगी। जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मेरा रब भी मुझे माफ करे, मेरी पकड़ न करे। फौरन से जेल का रुख किया, ताया अब्बा को रिहा करवाया और अपने साथ गांव लेकर आया। मैंने अपने ताया अब्बा को दिल से माफ कर दिया था। ताया अब्बा अपने बेटे और बीवी के गम से गहरे सदमे में थे। वो बेटा जिसके लिए सब गुनाह करना वो अपना हक समझते थे, आज वो और उनकी बीवी इस दुनिया में ही नहीं थे। गुनाहों के रास्ते पर चलते चलते राहिल एक दिन अपने अंजाम को पहुंच गया था। अब ताया अब्बा का इस दुनिया में कोई नहीं था। मैंने ताया अब्बा को अपने पास रखा। आज वो मुझे कामयाब होता देखते हैं तो ढेर ढेर दुआएं देते हैं। आज तक वो मुझसे शर्मिंदा है। मैं माजी की तल्ख बातों को भुला चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ ताया अब्बा भी सब कुछ भुलाकर जिंदगी के बचे दिन सुकून से गुजारें। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके दिल में कहीं ना कहीं बेचैनी सी रहती है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ करें और हमें क़ल्बी सुकून अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।